डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आता है, तो ऐसी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब जो दोनों तरफ से क्लोज्ड है, और उसके अंदर जो हम गैस चाहेंगे वो गैस उसके अंदर डाल देंगे। तुम्हारा भी था ना? तुम हाँ सेम है ना स्कूल? सही हो गया, बढ़िया। चलिए अब ये देखो कि जैसे हमने कहा कि दोनों तरफ से जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को हमने दोनों तरफ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर हम उसके अंदर कोई भी एक गैस उसके अंदर भर देंगे, कोई भी गैस, ठीक। अब गैस भरने के बाद में फिर हम ये जानते हैं कि कोई भी गैस हो, उस गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। ये हमें आज पता है, पहले नहीं पता था। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब नहीं पता था, तो हमने कहा कि गैस भर देते हैं इसके अंदर। क्यों? कोई सॉलिड या लिक्विड भी तो भरा जा सकता था। तो हमने ना पहले से ये सोच लिया था कि दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है उनको हम बोल देते हैं प्रोटॉन्स, आज बोलते हैं, लेकिन पहले क्या था ये हमको नहीं पता था। ये नेगेटिव तो पॉजिटिव वाले को ही हम प्रोटॉन बोल देते हैं, और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है, ये हम कह देते हैं आज, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। तो पहले ये होता था कि जैसे ना एक चीज़ आप आगे के लिए भी याद रखना, अब 9th आपका ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है सबका, तो आप आगे के लिए भी याद रखना। आपको जब भी कभी आप आगे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे जहाँ पर बैटरी इन्वॉल्व होगी, तो बैटरी में हमेशा ये बताया जाता है कि ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगी और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब वोल्टेज भी आपके लिए नया शब्द होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि वोल्टेज क्या होती है। तो ये याद रखना, जब भी आप आगे पढ़ेंगे, 10th में भी ये चीज़ नहीं बताई जाती, 12th में भी नहीं बताई जाती, लेकिन उसके आगे जब आप पढ़ना चाहेंगे तब आपको एक चीज़ पता चलेगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये वोल्टेज आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं है। क्या होता था कि एक टर्मिनल को बड़ा ऐसे साइन बना दिया और एक को ऐसा छोटा सिंबल बना दिया, तो पैरेलल लाइन बनाई, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। तो ये वाला जो है ना, ये जिसकी बड़ी लाइन हमने बनाई है, इसका पोटेंशियल या इसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका वोल्टेज ज़्यादा होता है। जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है सभी के घरों में। आप देखेंगे, आप लोग मोस्टली फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो आप फ्लैट्स में देखना कि फ्लैट्स में छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहता है, जिसमें ये पता लगता है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, कितनी नहीं करी। तो उसमें आप देखिएगा उसमें ना बीच बीच में वैल्यूज चेंज होती रहती है, जो डिजिट लिखी हुई आती है, तो उसमें बीच में ना एक वैल्यू ऐसी भी आती है लिखी हुई 223, फिर थोड़ी देर में रुपीज़ में कुछ लिखा हुआ आ जाएगा कि इतना बैलेंस है आपके मीटर में। फिर जब ये ऐसा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड्स बाद, 10-12 सेकंड बाद फिर लिखा हुआ है 221, है ना। तो इसके आगे देखना, इसके आगे वी लिखा हुआ आता है, ये वी का मतलब होता है वोल्ट्स, वोल्ट्स मतलब वोल्टेज। तो अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे लगाए जाते हैं कि अगर मान लो स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 होती है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता है, उतना हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज झेल लेती हैं। तो कई जगह पॉसिबल ही नहीं होता कि जो दो वायर आ रहे हैं, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 2 वायर मिनिमम होंगे, 3 भी होते हैं वायर, ठीक है। तो वो जो 2 वायर हैं उनमें एक होता है पॉजिटिव वाला और एक होता है नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी वोल्टेज कम होती है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया जाता है कि अब मान लो हमारे पास जो वायर है उनमें ना पॉजिटिव वाले में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई मान लीजिए इसमें आ रही है 250, इधर वाले पर वोल्टेज 250 आ रही है, तो आप इस वाले वायर में अरेंज कर देंगे कुछ ऐसा कि 30 वोल्ट हो जाए, ठीक है, 30 वोल्ट हो जाए, क्योंकि हमेशा वोल्टेज जो है वो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला जाता है। तो 250 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 220। तो 220 वोल्ट हमारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो, चाहे लैपटॉप का चार्जर हो, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, फैन हो, एसी हो, वो सब खुश हो जाएंगे कि वाह, हमें जो चाहिए थी डिज़ायर्ड वोल्टेज वो हमको मिल गई, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट सोसाइटी लेवल पर होता है। सोसाइटी में बड़े बड़े जो है ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक यूनिफॉर्म सप्लाई आपको देते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम इस पर।
तो शुरुआत में यही पता था कि एक टर्मिनल पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है और एक टर्मिनल पर बहुत कम वोल्टेज होती है। एक पर ज़्यादा, एक पर कम। ज़्यादा है इसीलिए लंबी लाइन है, कम वोल्टेज है इसीलिए छोटी लाइन है, ठीक। तो क्या करा गया कि एक बैटरी ले ली गई, उस बैटरी को ऐसे लगा दिया यहाँ पर कि ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है, और इसके अंदर गैस को भर दिया गया। कोई भी गैस है तो गैस को ऐसे डॉट 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 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि गैस बहुत हल्की होती है, लाइट होती है, ठीक। तो गैस ही क्यों ली गई, क्योंकि जब हमने कहा कि ये यहाँ पर हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है और ये लोअर पोटेंशियल, कोई भी बैटरी लेंगे, चाहे आप घर में जो छोटी कोई टॉर्च, वैसे तो मोबाइल फ़ोन्स में आजकल टॉर्च होती हैं, वॉच होती है ना, जो टेबल क्लॉक जो होती है, तो उसमें जो हम सेल डालते हैं या रिमोट में जो सेल डालते हैं वो ऐसा दिखता है सिलेंड्रिकल। यहाँ से एक पॉइंटेड सा मेटालिक पोर्शन बाहर निकला रहता है और इधर फ्लैट होता है, निप्पो ड्यूरासेल एवर रेडी ऐसे लिखा रहता है उसके ऊपर, है ना। तो वही वाला सेल, तो इसमें जो ये पॉइंटेड सा पोर्शन बाहर निकला रहता है, ये होता है बेटा हायर वोल्टेज, और ये होता है लोअर वोल्टेज। इसको बोल देते हैं लोअर वोल्टेज वाला। तो हमने क्या करा, हायर वोल्टेज को तो इधर कनेक्ट कर दिया और लोअर वोल्टेज को इधर कनेक्ट कर दिया। तो फिर हमने ये देखा था कि हमने ना एक नाम दे दिया था हायर वोल्टेज को, क्योंकि दिमाग में एक सवाल आएगा, अभी 2 मिनट बाद आएगा आप सब बच्चों के दिमाग में, कि जो हायर वोल्टेज है, तो मैथमेटिक्स का जो डिस्कवरी कहो या इन्वेंशन कहो, मैथमेटिकल बहुत सारे रूल्स थे, वो सारे रूल्स तो बहुत पहले से पता चल ही चुके थे लोगों को, ठीक है। आज भी एडवांसमेंट चल रहा है उसमें, बहुत लेटेस्ट एडवांसमेंट। आपको एक भी बताऊंगा कि पहला इवन नंबर क्या होता है, पहला इवन नंबर बताइए, पहला इवन नंबर क्या है? अच्छा, पहला ऑड नंबर क्या है? होल नंबर बोल रहे हो या फिर इवन इवन पहला ऑड नंबर क्या है? पहला ऑड नंबर पूछा, ऑड नंबर तो 1 होता है, ठीक है। और पहला इवन नंबर 2। पहला इवन नंबर 2 जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो 0 कह रहे हैं वो भी ठीक है। जो 2 कह रहे हैं, तो शुरुआत से न जाने कितने सालों से यही चलता आ रहा था कि पहला जो इवन नंबर है वो 2 है, लेकिन 2015 में ये पता चला कि जो पहला इवन नंबर है वो 0 है। नहीं तो 0 को सिर्फ एक आइडेंटिटी माना जाता था कि 0 एक आइडेंटिटी है कि किसी नंबर में ऐड कर दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ तबाह हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। भाई 0 को आपने 1 करोड़ में भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो 0 हो गया ना, ठीक है। तो 0 को एक ऐसी आइडेंटिटी माना जाता था कि किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो सब खत्म कर देगा, 0 कर देगा, और किसी में ऐड कर दो तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे और इन सब चीज़ों के बड़े लंबे लंबे प्रूफ्स हैं कि 0 को अब आप इवन नंबर क्यों मान रहे हैं। तो 0 को इवन नंबर मानने का भी प्रॉपर एक प्रूफ है, क्योंकि इवन नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। 16 है, 2 8 16 प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया। तो फिर इस पर भी बता दिया गया शॉर्ट में। जो हमारा लेवल है, हमारा लेवल तो बच्चों वाला लेवल है, हमारा कोई लेवल नहीं है अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं। तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आप आगे पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे नए नए प्रूफ्स पता चलेंगे। लेकिन बहुत शॉर्ट में अगर हम समझें तो 0 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 0/2 मतलब 0, प्रॉपर वैल्यू आ रही है, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा। तो ये एडवांसमेंट तो बहुत सारे चल रहे थे। तो फिर ये कह दिया गया कि भाई जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़े नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर जो है वो छोटे नंबर होते हैं। तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल दिया गया, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया गया। तो क्योंकि वायर सेम है यहाँ पर कनेक्टेड, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ डेवलप हो गया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ डेवलप हो गया। तो फिर ये देखा गया मैं एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ बता देता हूँ। फिर ये देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं इसमें एजिटेशन होनी शुरू हो गई। इसमें एजिटेशन का मतलब समझते हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी, वाइब्रेशंस। तो इसमें क्या करा गया कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने देखा कि कुछ ना हलचल सी शुरू हो गई है। और फिर थोड़ी देर बाद देखा ये जो गैस है ये टूट गई है और कुछ पार्टिकल्स सारे के सारे यहाँ पर जाकर इकट्ठे हो गए, कुछ पार्टिकल्स सारे के सारे यहाँ जाकर इकट्ठे हो गए। तो चार्जेस की डिस्कवरी तब तक हो चुकी थी, क्योंकि चार्जेस की डिस्कवरी नहीं होती तो बैटरी ना बनती। तो ये कह दिया गया था चार्जेस के बारे में, ये कहा जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये कहा जाता था। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो फ्लो करके सारी की सारी यहाँ इकट्ठी हो गई।
इधर इकट्ठी हो गई, इसका मतलब दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होकर इधर इकट्ठी हो गई हैं, तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल। तो फिर ये कह दिया गया कि चलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव ही मान लेते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव ही मान लेते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो शुरू होती है हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस जानते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि मैंने वैसे ही बोल दिया कि अभी तक तो कोई चांद पर गया ही नहीं था, ठीक है, सोचो कि चांद पर सबसे पहले मैं चला गया, कोई भी रास्ते से, हासिल करना। अरे सुन तो कहीं से भी पहुंच गए, तो वहाँ पर मैं पहुंचा तो मैंने वैसे ही बोल दिया ये चांद है ना, ये हर तरफ से, अमेरिका में देखो तो भी गोल नज़र आता है, इंडिया में देखो तो भी गोल नज़र आता है, टाइमिंग अलग अलग है वो छोड़ो, दिखता तो गोल ही है ना, पोजीशन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना स्फेरिकल है शेप में। तो किसी ने तो पहले बताया था ना कि ये स्फेरिकल है, और जाने से पहले ही बता दिया था। उसका रीज़न क्या दिया था कि भाई अगर ये स्फेरिकल ना होता तो कहीं पर बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे सीधी लाइन है। अगर हम इसकी बात करें, इस बुक की बात करें, तो सामने से ये रेक्टेंगल शेप की दिख रही है, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो एक ऐसा लगेगा जैसे बारीक सी कोई पतली सी लाइन है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में तो एक ऐसी सीधी लाइन दिखाई देती, वो सीधी लाइन तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्फेरिकल है शेप में मून। तो ये चीज़ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब किसी ने सोचा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसने ये चीज़ बोल दी। हाइपोथेसिस के बाद में क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद में वो रूल बना देते हैं उसका, जब तक कोई उसको चैलेंज नहीं करता। और जब रूल बन जाता है, रूल को भी अगर कोई चैलेंज ना करे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कह देते हैं कि ये लॉ है, ठीक है, ये लॉ है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की जब डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होती है तो वो चीज़ हाइपोथेसिस से शुरू होती है। तो हाइपोथेसिस ये ली गई थी कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना, इसको नेगेटिव टर्मिनल माना, और फिर इनको नाम ही पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया गया। फिर ये कहा गया कि पॉजिटिव की तरफ अगर कोई, हाँ सर थ्योरी कौन सा पार्ट में आता है इसमें? थ्योरी तो ये होती है कि आपने किसी भी चीज़ को जब मतलब पेन डाउन करा, जब किसी भी चीज़ को आपने लिख कर बताया तो वो चीज़ आपकी थ्योरी में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लॉ बना देते हैं, वो लॉ जो है वो उनको थ्योरी से मत जोड़ो, वो अलग चीज़ है। तो थ्योरी से बन गया आपका थ्योरम, जो थ्योरम्स है, तो थ्योरम्स जो है वो प्रॉपर उनका प्रूफ होता है, उनको आप मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगा दी, चलो तो फिर पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आई, वो प्रूव करके दिखाओ। कराया भी प्रूव, पाइथागोरस का प्रूफ तो नहीं करा ना, नहीं करा। अभी अभी आएंगे 10th क्लास में, उसमें प्रूफ है इसका, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, जो आपने आई थिंक 7th 8th 9th पढ़ ही रहे हैं, 7th क्लास से शायद पढ़नी शुरू कर दी होगी, तो उसका प्रूफ भी है। और अब पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में ये ज़रूरत पड़ती है कि ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो फिर उस पर रहो नहीं, हाफ बेस इनटू हाइट कहाँ से आया, ठीक है, नहीं ये बेस है, ये हाइट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, तो फिर आधे से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर कोई क्वाड्रिलेटरल का फंडा लगा कर दिखा दिया कि क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर उसको प्रूव करके दिखाया कि नहीं हाफ बेस इनटू हाइट। फिर बच्चा आ गया क्वाड्रिलेटरल में, नहीं इधर ये क्वाड्रिलेटरल का कौन सा रूल यूज़ करा है, ये वाला, ये कहाँ से आया जी, इसको बताओ, फिर ये कहाँ से आया। तो समहाउ जब आप मतलब मतलब पेज पलटते जाते हैं ना पीछे कि नहीं ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई, तो थोड़े टाइम बाद आपको ये लगने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी सीधे सीधे याद ही करी हैं, ये लॉ है। लास्ट में आपको ये कहना पड़ जाएगा ये लॉ है भाई, ये रूल है, आपको ये कहना पड़ जाएगा। आप हर चीज़ का प्रूफ नहीं बता सकते लेकिन जो साइंटिफिकली चीज़ प्रूव करी गई है तो वो साइंटिस्ट जो है उनके पास हर चीज़ का प्रूफ है। तो खैर हम शुरुआत से जो कर रहे थे उस टॉपिक पर वापस आते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव को नेगेटिव क्यों कहते हैं वो आपको बता दिया। अब देखिएगा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सारे के सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सारे के सारे यहाँ आकर इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव का मतलब तो होता है हायर वोल्टेज, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर वोल्टेज, तो इसका मतलब ये लोअर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, इसको हमने नेगेटिव बोला। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव का उल्टा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब शायद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सारे आकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सारे आकर इसके पास चिपक गए एकदम। और ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो सारे नेगेटिव यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, उनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनको नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स। और दोनों में आप ये देखेंगे दोनों में डिस्चार्ज ट्यूब है, दोनों का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आता है तो दोनों में ये सेम डायग्राम बना देना,
ठीक है। और इसने बताया भी था, मैंने आपको जो लिखवाया था वो मैं बता देता हूँ कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा और मौका ना छोड़ते हुए प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने जो है वो डिस्कवर करा। उसने बताया कि भाई जो दूसरा वाला पार्टिकल है प्रोटॉन है, वो मेरे खाते में लिख दो। मैंने बताया ये बात, ठीक है। तो सब उसको जो लगे रहते हैं लोग, तो वो फटाफट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, फिर कुछ के लॉ बन जाते हैं और कुछ को लोग चैलेंज करते हैं, तो वो फिर खारिज कर दिए जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जो फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड ऑल द एटम्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा, व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी pushes out some of the electrons from the atoms of the gas. These fast moving electrons form cathode rays. The formation of cathode rays shows that one of the subatomic particle present in all the atoms is the negatively charged electron. तो जब वोल्टेज अप्लाई करेगी तो वोल्टेज ने इनके पार्टिकल्स में एजिटेशन प्रोड्यूस करी और इन पार्टिकल्स को तोड़ दिया पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने बोल दिया प्रोटॉन्स, क्योंकि ये सारे नेगेटिव के पास चले गए। नेगेटिव वाले, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाले अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ, ये है। और जो प्रोटॉन्स हैं, सॉरी जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बेहद आसान है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, ये उसमें से देख लेना जो थ्योरी मैंने आपको लिखवाई थी, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और जो एटॉमिक मास है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वाला जो फंडा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बताया शेडविक ने जिसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करा। सॉरी, तो अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस पता है ना? यस सर। क्या होता है? सर इन्वेंट करना मतलब बनाया है, डिस्कवर मतलब कि ढूंढा है। तो डिस्कवर जो चीज़ करी जाती है वो नेचर में पहले से मौजूद होती है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया था, आपने ढूंढ लिया तो आपने डिस्कवर करा। और इन्वेंशन का मतलब ये है कि कोई नई चीज़ आपने बनाई है जो पहले से नेचर में मौजूद नहीं थी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन नेचर में नहीं था, बनाया गया है अलग अलग इक्विपमेंट्स जोड़कर। तो उसने ये बोला कि ये जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na, तो जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के वेट को लगभग नेगलेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स यूनाइटेड भी नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। हालांकि फिक्स्ड शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एटम की बात करी जाती है तो एक तो एटम खुद इतना छोटा कि वो माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं देता, और दूसरा कि अगर उसको देख भी लो तो उसमें मेजरली क्या चीज़ दिखाई देती है, सेंटर में जो है न्यूक्लियस वो दिखाई देता है। तो ये कह दिया गया है कि सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा यहीं कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने ये कहा कि जब न्यूक्लियस को ही कंसिडर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वजन ना के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जब इतना छोटा है तो क्या मैं इसको वेइंग मशीन पर रख कर इसका वज़न चेक करूँगा? तो ये हो गया कि नहीं, जो हम एटम्स का वज़न निकालते हैं, तो एटम्स के वज़न को आप कुछ इस तरह से मान लीजिए कि अगर उसमें 10 प्रोटॉन है तो आप ये बोल दीजिए कि उसका 10 है एटॉमिक नंबर, और अगर उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं तो आप बोल दीजिए उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। फिर मास कैसे निकालें? तो मास निकाल कर उन्होंने देखा कि अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के मास को उन्होंने बोल दिया 1 प्रोटॉन्स मास, लिख रहा हूँ मैं यहाँ,
1 प्रोटॉन्स मास, इसको इन्होंने बोल दिया 1 U ये बोल दिया। फिर इसी तरह से 2 अगर प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन्स के मास को इन्होंने बोल दिया 2U। अच्छा U क्या है? U है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट। बस AMU, पहले बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक AMU लिखा जाता रहा उसको, फिर शॉर्ट में ये कर दिया कि बार बार लिखना वो थोड़ा लेंथी है, आप सिर्फ U लिखिए उसको। तो U एक अलग यूनिट है मास मेजर करने की, जो एटम जितने छोटे साइज के पार्टिकल्स का मास मेजर करा जाता है U से। तो फिर अगर उसको फिर मास को चेक करा गया, तो मास को चेक करा तो उन्होंने कहा यार मास जो है ये तो 23U के बराबर आ रहा है। अब 23U मास आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं प्रोटॉन्स तो इसमें 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पता ही नहीं चल रहा है यार, इसका तो कुछ मास ही नहीं है, इतना हल्का सा है, लाइट वेटेड है, इसको तो इकट्ठा भी नहीं करा जा सकता एक जगह, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह इकट्ठा भी नहीं करा जा सकता, क्या करें समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मास को मेज़र करा, न्यूक्लियस के मास को मेज़र करा तो कहने लगे कि अरे इसका मतलब हम सही सोच रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। न्यूक्लियस का मास मेज़र करा तो लगा कि न्यूक्लियस हैवी और बाहर के जो शेल्स हैं, बाहर के शेल्स जो हैं उनमें तो कुछ मास ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनका। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जो हम कह रहे थे वो ठीक था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसका मतलब एटम का जितना भी मास है वो सारा का सारा किसकी वजह से है? वो सारा का सारा उसकी न्यूक्लियस की वजह से है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मास कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मास कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? स्किन का। सोच कर बताओ ढंग से। हाँ भाई, अगर कोई बहुत मोटा है तो ये कहेंगे कि इसके पेट में ही सबसे ज़्यादा वजन है, इसका पेट इतना मोटा है तो पेट में ही सबसे ज़्यादा वजन है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हेड में सबसे ज़्यादा मास होता है। जो सबसे ज़्यादा हैवी बॉडी का पार्ट होता है वो हेड होता है, हेड। पता है कि नहीं? हाँ, तो ये याद रखना हमेशा। और इसीलिए जो हेड है, हेड को ही आप किसी भी महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ जाइए तो हेड के सपोर्ट का ध्यान रखा जाता है। और आप किसी भी महंगी से महंगी बाइक पर जाइए तो बाइक लेते टाइम ही मैंडेटरी कर रखा है कि आपको हेलमेट परचेज करना ही करना है। क्योंकि जो चीज़ हैवी है ना, जब भी आदमी गिरेगा तो जो चीज़ हैवी है वही सबसे पहले नीचे गिरेगी। कभी भी आप देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई आपने एक छोटा सा पाइप ले रखा है, उसमें आपने 1 kg मास एक तरफ बांध दिया और 2 kg मास आपने एक तरफ बांध दिया, तो आप उसको किसी भी तरीके से रोटेट करिए और कैसे भी हवा में उछाल दीजिए तो वो 2 kg वाली साइड से ही नीचे गिरेगा। पहले जो है वो 2 kg ही नीचे की तरफ आकर लगेगा, ये नहीं कि 1 kg तो नीचे और 2 kg वाला जो हिस्सा है वो ऊपर है, ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से एक्सीडेंट्स जब होते हैं, जब एक्सीडेंट्स होते हैं और आदमी की बॉडी उछल जाती है काफ़ी ऊंची, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पैर के बल आकर गिर गया या कोहनी के बल गिर गया, नहीं, सबसे पहले सर ही लगता है ज़मीन में। तो इसीलिए कभी भी ये मैंडेटरी नहीं करा जाता कि लेग गार्ड लगाओ जी, है ना, नी कैप्स पहनो, एल्बो कैप्स पहनो, वो चीज़ बोला जाता है उनको जो रेसिंग करते हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेड का इंपॉर्टेंट होता है, हेड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है। तो ये देखा गया कि न्यूक्लियस ही सबसे ज़्यादा वजन था न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस ही सारा मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि 11 है, 11 में 12 ऐड करो तो 23U आता है। तो ये जो 12 है ना, ये बोल दिया गया कि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को भी मतलब इस चीज़ को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर है। तो सब ना तब से यही चला जा रहा था कि न्यूक्लियस ठीक है, इसके अंदर तो प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, बस प्रोटॉन 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 ये हो रहा था। फिर ये बोल दिया कि न्यूट्रॉन है इसके अंदर, तो उसका नाम न्यूट्रॉन क्यों रखा गया? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज भी नहीं है, वो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है, लेकिन कर क्या रहे हैं? वो एटम का वजन बढ़ा रहे हैं, बस उनका काम ही वजन बढ़ाने का है। तो ये जो 12 न्यूट्रॉन्स हैं ये फिर शेडविक ने डिस्कवर करा। ये इसमें डिस्कवर करने में उसने जो लूप होल ढूंढ कर निकाला, वो लूप होल ये था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो कम थे लेकिन वजन बहुत ज़्यादा था, लगभग दुगना था। भाई 11 का डबल हो गया ना, डबल से भी ज़्यादा हो गया 23U। तो ये चीज़ न्यूट्रॉन्स इस तरह से डिस्कवर हुई। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आपको क्या करना, मोल कॉन्सेप्ट, Yes, sir. मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले लिखिए, ये साथ साथ कर लेना। इसकी थ्योरी मैंने लिखवा रखी है। मोल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, मोल, 1 मोल ऑफ एटम्स। अब देखिए मोल जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ एटम्स का वजन कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि अगर किसी का एटॉमिक मास मान लीजिए 23 यू है, जैसे कि सोडियम का, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, यू हटाकर जी लगा दो, ग्राम हो गया बस, सिर्फ इतना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि 1 मोल ऑफ एटम्स हटा देंगे यहाँ से, ये लिखेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम के 1 मोल में कितना वजन होगा, सोडियम के 1 मोल में वजन होगा 23 ग्राम्स के बराबर। तो पहला रिलेशन ये कहता है जिसमें मोल और ग्राम एटॉमिक मास के बीच का रिलेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये जो 1 मोल है इसको हमने बोला कि ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स का एक ग्रुप है। तो वो जो ग्रुप है उसमें कितने एटम्स होते हैं ये तो बताइए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ये हो गया। तीसरा, 1 मोल में वजन कितना है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो टर्म होती है ना, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको ये भी बोल देते हैं एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद हमने कहा कि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू ठीक है कि भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में कितना वजन होगा, कितना मास होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ये 3 रिलेशन है, और इस 3 रिलेशन के बाद आप इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस करने शुरू करो। How many moles are 5 grams of calcium? ब्रैकेट में लिखिए एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम is equal to 40 U. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 U। तो एटॉमिक मास जो है कैल्शियम का वो 40 U होता है। अच्छा ये याद रखना, एटॉमिक मास जो है ये याद रखना, ये एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि वो दें, तुम्हारे में दे रखा था
तो सीख लो कुछ। अच्छा, इसकी फ़ोटो खींच कर ना ग्रुप पर शेयर कर देना, ठीक है। वैसे आज तुम्हारा और तुम्हारा इसमें मन नहीं लग रहा होगा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैसेज नहीं देखा होगा मुझे लग रहा है आज का, बिना मैसेज देखे आए हो ना। चलिए कोई बात नहीं। हाउ मेनी मोल्स, तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि मोल्स बताइए कितने मोल्स, हाउ मेनी मोल्स। तो यानी कि या तो ये रिलेशन लगेगा या फिर ये रिलेशन लगेगा, इन दोनों में मोल्स आ रहा है ना, बाकी कहीं तो इधर ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स ग्राम एटॉमिक मास, तो या तो फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा। लेकिन पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स। तो ग्राम में और मोल्स में रिलेशन बताओ कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। फर्स्ट, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स, आपको निकालना क्या है, मोल्स निकालना है। तो ये जो मोल्स वाला पोर्शन है इसको राइट हैंड साइड में लिखो, आप यहाँ इसको ऐसे लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो जो चीज़ मुझे निकालनी होती है उसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना, 40 ग्राम, यू की जगह जी लगा दें बस, मास इसका एटॉमिक मास 40 यू है, तो ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम हो जाएगा। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/40, ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड। और फिर वो बोल रहे हैं कि आप 5 ग्राम में बताइए कितना। तो 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो 5 1 सा 5, 5 8 सा 40, तो 1/8 जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, 0.125 मोल्स ऑफ कैल्शियम। क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर, यस। ठीक है। Question 2. What is the mass of Question 2. What is the mass of 4 moles of aluminium atoms? Atomic mass of aluminium is 27 U. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27 U। अच्छा, तो व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो देखिएगा फोर मोल्स का मास, तो मास पूछ रहे हैं एक तो, और मोल्स दे रखा है, कौन सा रिलेशन, फर्स्ट। और क्या पूछ रहे हैं इस बार, मास पूछ रहे हैं। तो मास पूछ रहे हैं तो इस रिलेशन में भी मास राइट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड में ही रखते हैं, और इसको राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ, जैसे एटम्स लिखते हैं तो एटम्स लिखने की बजाय यहाँ पर क्या लिखा था, कैल्शियम, यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू कितना है उसका एटॉमिक मास 27 है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 27 ग्राम। 1 मोल में 27 ग्राम हो गया, तो 4 मोल्स में कितना मल्टीप्लाई कर दो 180। 4 7s are 28, 4 2s are 8 और 2 10 108 ग्राम्स। तो 4 मोल्स में कितना वजन हो गया, कितना मास हो गया 108 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium। इसमें भी दिया है इन्होंने, बस ये दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स और मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स इधर है और मोल्स इधर है, तो सेकंड रिलेशन। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स राइट में लिखा हुआ है, राइट में ही लिखा रहने दो, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। 1 मोल में तो इतने एटम्स हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उसके 0.2 मोल में बताओ कितने होंगे। एक मोल में इतना है, तो 0.2 में कितना मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.2, पॉइंट गया नीचे आ गया 10। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, तो 12.044। ये तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 10 है इसने एक वैल्यू इसकी कम कर दी, 10 की पावर 23 की जगह 10 की पावर 22 हो गया। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। बताइए जी, क्लियर? ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मोल्स आर How many moles are 9.033? into 10 की पावर 24 atoms of helium। atoms of helium। वो मोल्स पूछ रहे हैं आपसे, हाउ मेनी मोल्स, और कितने में, इतने एटम्स में।
तो एटम्स और मोल्स का रिलेशन, तो अब मोल्स पूछना है ना, तो इसको सेकंड वाला रिलेशन यूज करेंगे, तो मोल्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो कैसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। भाई इतने एटम्स में एक मोल है, तो एक एटम में कितना, वन अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ हीलियम। तो एक एटम में इतना, तो 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम के इतने सारे एटम्स में कितने मोल्स होंगे, 15। 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 9.033 इंटू 10 की पावर 24, तो 6.022 क्या हो जाएगा, 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 2 सा हो गया 6.022, और 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये क्या हो गया 3, और 10 की पावर 23 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 30, और 30 अपॉन 2 कितना होता है 15, तो कितना एटम 15 एटम्स, 15 मोल्स। ठीक है, इतना करिए, और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है देता हूँ तुमको करके देना।